चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अपन नोट्स पर। और पहले अपन नोट्स देखते हैं कि नोट्स कैसे हैं। ये हमारे सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर फर्स्ट के नोट्स। और हम शुरू करने वाले हैं व्हाट इज सी से। सी क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। C is commonly used to computer programming language. It was developed by Dennis Ritchie at Bell Telephone Laboratories of 1972 with the aim of building the Unix operating system. Become popular because it is simple and easy to use. तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे बनाया था डेनिस रिची ने अमेरिका की एक टेलीफोन लैब में 1972 में। इसका मेन एम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना। और कुछ समय बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि ये बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करने में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम थ्री टॉप रीजंस फॉर लर्निंग सी, यानी कि मैं बता दूं आपको। आपको भी पता है कि पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो वो सारी भी तो कर सकते हैं हम। उनको छोड़ के हम ये क्यों करें, सी क्यों पढ़ें। तो मैं बता दूं आपको, गुड बेस फॉर लर्निंग सी प्लस प्लस, सी शार्प और जावा लेटर। यानी कि सी प्लस प्लस, सी शार्प और जावा है, इनका बेस पूरा हमारा सी पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपकी सी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है तो आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करने में कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम दूसरा, यूनिक्स लिनक्स विंडोज़ एंड गेमिंग फ्रेमवर्क्स आर रिटन इन सी। यानी कि जो भी हमारे ये यूनिक्स हैं, लिनक्स हैं, विंडोज़ हैं, गेमिंग फ्रेमवर्क्स, ये सारे हमारे सी में लिखे हुए हैं। तीसरा हम देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम आर रिटन इन सी, तो ये भी हमारा सी में लिखा हुआ है, इसलिए हमें सी प्रोग्रामिंग पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें दूसरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम स्विच करेंगे तो हमें समझने में, पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा बेस अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद चलिए हम देखते हैं, सी प्रोग्रामिंग पर हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम सी प्रोग्रामिंग यहाँ से, कि कोड लिखने में और कोड समझने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम कोड तक पहुँचते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ से हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि क्या हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्या हमारे डिजिट्स होते हैं, क्या हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, और कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं हमारे, और फिर हमारा प्रोग्राम कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम अल्फ़ाबेट से और चलते हैं नोट्स में आगे। अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हमारे ए बी सी डी होती हैं, एक्स वाई जेड, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। इसके बाद देखेंगे हम हमारे डिजिट्स, तो 0 1 2 3 4 ये हमारी डिजिट्स होती हैं। और फिर ये हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जो एट द रेट है, शार्प है, परसेंटेज है, एंड माइनस प्लस साइन है, ब्रैकेट है, करली ब्रेसेस हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डॉलर साइन, इक्वल। यानी कि ये हमारे जो स्पेशल सिंबल्स हैं ये कोड में यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, ये हम कोड में देखेंगे यार। चलिए चलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम, इन चीज़ों को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस आप कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स समझ लिए आपने, तो आपको आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ आ गया और आप अच्छे से कोड कर पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, द अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी इनसे बनी होती हैं। अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनसे ही हमारे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स बने होते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स आपको पता है कि कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि कांस्टेंट चेंज नहीं होते। और वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स हमारे चेंज होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं, अ कीवर्ड इज अ वर्ड दैट कैरीज पेटेंट मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कांस्टेंट्स आर ऑफ्टन कॉल्ड लिटरल्स, वेरीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। तो
ये देखते हैं हम, जो हमारा कंपाइलर होता है सी का, उसमें 32 जो कीवर्ड्स होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। उसे पता होता है कि ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं और इनमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं ये हम देखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये कांस्टेंट हैं और इंटीजर, रियल, कैरेक्टर ये प्राइमरी कांस्टेंट हैं एंड सेकेंडरी कांस्टेंट हमारे पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आप यहाँ से देखना कि जो हमारे कीवर्ड होते हैं, जो हमारे कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड हमारे 32 होते हैं। ठीक है, कंपाइलर में, सी के कंपाइलर में 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। ये हमारे, मैं बता दूं आपको कि ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते। ठीक है, वेरिएबल्स को हम बदल सकते हैं क्योंकि जो हमारा एक नाम होता है वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल हमारा नाम होता है जिसे हम बदल सकते हैं, कांस्टेंट को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने बनाया था एक नोट्स आपको कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड समझाने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं ज़रा यहाँ पे और मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स पर। यहाँ पे हम समझते हैं, आप ऐसे समझिए कि जो एक हमारा जो एक डब्बा होता है, एक हमारा डब्बा होता है, ये मैंने 3 टाइप के डब्बे लिए हुए हैं यहाँ पे। एक डब्बा है इंटीजर का, एक डब्बा है फ्लोट का, एक डब्बा है कैरेक्टर का। जो इंटीजर है इसमें आप सिंपल वैल्यू को स्टोर करेंगे, एक फ्लोट है जिसमें आप पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करेंगे एंड एक कैरेक्टर है, कैर, जिसमें आप कैरेक्टर स्टोर करेंगे। ठीक है, जो हमारा इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, यानी कि जो हमारे 32 हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इस डब्बे में, इस ये जो डब्बा है ये इंटीजर है, इसमें आप सिंपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं बस, यानी कि सिंपल वैल्यू 12 हुई, 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी है सिंपल वैल्यू। ठीक है, समझना आप। फ्लोट जो डब्बा है हमारा, फ्लोट, उसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 12.2 हुई, 2.3 हुई, 3.4 हुई, 2.00, इसमें हम सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम केयर, और ये हमारा केयर का डब्बा है जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे। कैरेक्टर स्टोर करेंगे हम इसमें, इसमें हम कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि फ्लोट की वैल्यू हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, कैरेक्टर को हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, सिंपल को हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू होती हैं। और ये हमारा इंटीजर का डब्बा है, ये फ्लोट का है, ये कैरेक्टर का है। तो जो जिसका डब्बा है हम उसमें वही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझे आप, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, और ये हमारे 32 होते हैं, ये आपने देखा। ठीक है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, आप नोट्स में देखना अभी। ये हमारे 32 होते हैं, और अगर ये आप याद कर लो तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप 32 जो हमारे कीवर्ड्स हैं उस नाम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर तो हमारा डब्बा हो गया, इसमें हम सिंपल वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल जो हमारे होते हैं, ये जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल होते हैं हमारे डब्बे का नाम। ठीक है, इस डब्बे का नाम रखा आपने ए, इस डब्बे का नाम रखा आपने बी, इस डब्बे का नाम रखा आपने सी। तो ये हमारे डब्बे का नाम होता है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको ए नाम नहीं देकर बी भी दे सकते हैं, इसको डी भी दे सकते हैं, इसको एफ भी दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है आप वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। और कीवर्ड्स आपके होते हैं 32, तो ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। तो ये हम नोट्स पे देखेंगे, ये हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, यही हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा इंट ए इक्वल 12, यानी कि इंटीजर एक हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा वेरिएबल है और ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट हमारा एक कांस्टेंट है और बी हमारी एक वेरिएबल है एंड 12.5 हमारी वैल्यू है। और केयर में ये हमारी कैरेक्टर है एंड सी हमारा वेरिएबल है और ए हमारा वैल्यू है। तो ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये वेरिएबल है और ये हमारी वैल्यू है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जो इंटीजर है इंट है, इसमें आप %2 यूज़ करेंगे और फ्लोट में आप %f यूज़ करेंगे एंड कैरेक्टर में आप %c यूज़ करेंगे। अब ये कैसे यूज़ करेंगे, ये हम चलते हैं बीएस कोड पर समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं बता दूं आपको, आप समझ चुके होंगे कि कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं। और एक बार यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हमारे कांस्टेंट होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो इंटीजर में आप 12, -2, 5, -5 इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। फ्लोट में आप पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करेंगे, कैरेक्टर में आप कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ आपने समझ ली, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम वेरिएबल्स का नेम। अब आपने देखा वेरिएबल्स नेम, एक बार हम बीएस कोड पर चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो हम खोलते हैं हमारा बीएस कोड और यहाँ पे अभी हम हमने जैसे बीएस कोड खोला और ये हमारा इंटरफेस है, मेन इंटरफेस। यहाँ पे हम हमारा एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने ओपन फोल्डर किया और मैं अपनी फ़ाइलें कहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इस वाले फ़ोल्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट फ़ोल्डर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना फ़ोल्डर खोल लिया। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग मैंने फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर हम बनाएंगे एक फ़ाइल। ठीक है, इसके अंदर बनाएंगे हम फाइल और जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारी एक फाइल होगी और उस फाइल में हम कोड लिखेंगे और वो हमारी वहाँ पर फाइल बाई फाइल हमारी सेव होती जाएगी। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक हेलो डॉट सी के नाम से यहाँ पे एक मैं फाइल बनाता हूँ हमारी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने डाला यहाँ पे इंट और ए इक्वल टू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इंटीजर हमारा एक कांस्टेंट होता है, ए हमारा वेरिएबल होता है और टू हमारी एक वैल्यू हुई। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट और इसका नाम देंगे हम, इसके वेरिएबल का लिखेंगे वी एंड यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल 2.3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम कैर सी इक्वल, और यहाँ पे लिखूंगा मैं, चलो मैं ए कर देता हूँ, सेमीकोलन। ठीक है, अब जो हमारी इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये तो हमारे कांस्टेंट हुए। ई बी सी ये हमारे नाम हैं, तो ये हमारे वेरिएबल हुए और ये हमारी वैल्यू हुई। तो ये 32 जो हैं वो हमारे कीवर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, जैसे इंट में हम सिंपल वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड फ्लोट में हम पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड हम केयर में केयर में हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं। उसी तरीके से हम इन 32 में 32 टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है एंड कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम थोड़े से आगे और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंज,
यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनको लिखने के कुछ हमारे रूल्स होते हैं, तो आप ये देख लो थोड़ा सा। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो हमारा हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल्स, वो हमारा फर्स्ट हमारा कैरेक्टर होगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर होगा और इसके बाद या तो फिर अंडरस्कोर होगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। दूसरा है नो कॉमा ब्लैंक अलाउ, ठीक है नहीं कि हम यहाँ पे कोमा नहीं लगा सकते एंड इसे हम स्पेस भी नहीं छोड़ सकते वहाँ पे। और नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर, यानी कि अंडरस्कोर के अलावा आप और कोई सा स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ए है, आप यहाँ पे लिखोगे, आपने वेरिएबल्स का नाम लिखा यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे आभा लिखा मैंने, तो ठीक है, ये तो सही है, ये सही है, वेरिएबल्स का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा। या अगर आप यहाँ पे कर देते हो, आप यहाँ पे कर देते हो वन आभा, ठीक है, तो ये गलत बताएगा यहाँ पे, ये बोलेगा गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अगर अंडरस्कोर लगाते हो, अंडरस्कोर आप यहाँ पे लगाते हो तो भी ये सही होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा कोई स्पेशल सिंबल्स लगाते हो, जैसे एट द रेट लगाते हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते वहाँ पे, ठीक है। उसने बोला था कि आप अंडरस्कोर के अलावा और कोई दूसरा स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो ये हमारे रूल्स होते हैं, सॉरी, सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स लिखने के रूल्स होते हैं। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो ये जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जो जिस उसमें होता है, यानी कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल में लिखेंगे और अगर स्मॉल है तो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। इसका हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, तो फिर आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, तो आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी थी कि इंट के साथ हम परसेंट डी का यूज़ करते हैं और फ्लोट के साथ हम परसेंट एफ का यूज़ करते हैं और कैरेक्टर के साथ हम परसेंट सी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसको तो अब मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि इसका अब काम है नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नोट्स पर, ठीक है। कीवर्ड्स भी आप समझ चुके। अब मैं बता दूं आपको कि आपने देखा होगा कि हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, इस तरीके से हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, इस तरीके से हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। आपने देखा होगा कि हम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है। इस तरीके से हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं, आपने देखा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसे अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसे अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। यहाँ आते हैं, हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच इंट मेन रिटर्न ज़ीरो, ये क्या है, ठीक है, नोट्स पे समझते हैं। ये जो इंट मेन होता है, ये हमारा एक मेन फंक्शन होता है, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है इंट मेन से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ भी लिख दिया, ठीक है।
तो ये जो प्रिंट एफ होता है, ये प्रिंट द प्रोग्राम स्टेटमेंट, यानी कि जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसे प्रिंट करेगा ये हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, प्रिंट एफ, ये जो हमारा प्रिंट एफ होता है ये हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। एंड स्कैनफ जो होता है वो हमें यूज़र से इनपुट ला के देता है, और ये हम थोड़े से आगे समझेंगे स्कैनफ जब हम इसका यूज़ करेंगे। अभी के लिए आप देखना प्रिंट द प्रोग्राम स्टेटमेंट, तो प्रिंट एफ हमारा प्रिंट करता है स्टेटमेंट को, जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इंट मीन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एंड रिटर्न जीरो का मतलब होता है सक्सेसफुली प्रोग्राम विदाउट एरर। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा समझते हैं, ये चीज़ हम थोड़ा सा समझते हैं। जो रिटर्न ज़ीरो है, हमारा जो कंपाइलर होता है वो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहले हमारा ना प्रोग्राम पढ़ेगा कि ठीक है भाई, आपने क्या लिखा, प्रिंट एफ लिखा आपने, इसके बाद लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, और इसे देखेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, आपने सही लिखा हुआ है। इसके बाद देखेगा आपने ये सही लिखा हुआ है, मुझे ये प्रिंट करना है, और वो रिटर्न ज़ीरो पड़ेगा। और जैसे ही वो रिटर्न ज़ीरो पड़ेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर रिटर्न ज़ीरो तक हमारा कंपाइलर पहुंच जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि बिना एरर के, बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, तो रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम विदाउट एरर। ठीक है, हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो चुका है बिना एरर के, रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन होता है, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और ये इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमारा स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है हमारा यूआर प्रोग्राम स्टेटमेंट, यानी कि इससे भी यहाँ तक हम जो भी लिखेंगे वो हमारे स्टेटमेंट होते हैं। रिटर्न ज़ीरो का मतलब आपको पता ही है, सक्सेसफुली प्रोग्राम विदाउट एरर। ठीक है, और इसका मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी कि इसका मतलब होता है आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ के आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे अगर रन करें तो ये टर्मिनल को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, अब इसे हम रन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा ये सिलेक्ट करके कर दिया यहाँ पे रन। हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रन नहीं कर सकते है ना, सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमें एक टेम्प फाइल देगा, जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। टेम्प फाइल तो हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी सॉरी, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा यहाँ पे, मैंने ये यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके रन कर दिया, तो इसने ये एरर दे दिया। ये इसने बोला कि यार आपने सिर्फ इतना अकेला रन करवाया है मुझसे, ये वाला अकेला रन करवाया इसने, ये बोला यहाँ पे। तो इसका मैं क्या कर दूँ, इसलिए इसने यहाँ पे एरर दे दिया। हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और अब इसको हम यहाँ पर रन करेंगे तो ये हमें प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसने ये देखो, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, मैं अभी इसको ठीक करने में लगा हुआ था थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे ऐसा था, ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो आप ये मत समझना कि अगर आप इसको अगर इतनी दूर कर रखा है और अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो ये रन नहीं होगा, या आपने यहाँ पे स्पेस ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर रन नहीं होगा, या फिर इसमें आपने यहाँ पे स्पेस ज़्यादा कर दिया तो ये रन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा कंपाइलर है वो लाइन बाई लाइन हमारा स्टेटमेंट, हमारी लाइन को पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर आपने सही लिखा हुआ है तो। ठीक है, अगर मैं इसे अब भी रन करूँगा तो ये बिना किसी एरर के यहाँ पे फिर से मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसने ये प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, बस ये है कि ये प्रोग्राम हमारे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे,
आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे ये है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा प्रोग्राम सही कर देगा। और जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम सही कर देगा, है ना। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये हमें थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है और इसे हम देखते हैं। तो ये है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नोट्स पर, और ठीक है, आपने देखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल्स नाम कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आपने नोट्स में देखा, अब हम आगे देखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इंट के साथ हम परसेंट डी का यूज़ करेंगे, कैरेक्टर के साथ हम परसेंट सी का यूज़ करेंगे, और स्ट्रिंग के साथ हम परसेंट एस का यूज़ करेंगे, एंड फ्लोट के साथ हम परसेंट एफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे 32 कीवर्ड में से एक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और शायद मैंने उसमें नहीं लिखा था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ थोड़ी सी समझना कि इंट ई इक्वल टू 5, और इसके साथ हम परसेंट डी का यूज़ करेंगे, सिंपल वैल्यू के साथ हम परसेंट डी का यूज़ करेंगे। फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू के साथ हम परसेंट एफ का यूज़ करेंगे, एंड सी कैरेक्टर के साथ हम परसेंट सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं हम बी एस कोड पर, समझते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप समझ चुके हो कैसे हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, और ये बिल्कुल प्रिंट करता है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ अभी के लिए प्रिंट एफ को, ठीक है। ये है इंट ए इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं फ्लोट, यहाँ पे लिखूँगा वी इक्वल टू, कर देता हूँ यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, 0.1, ओके। और यहाँ पे करूँगा मैं सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं कैर सी इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूँगा मैं ए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा, फ्लोट लिखा, कैर लिखा, और ये हमने यहाँ पे वैल्यू भी लिख ली, ये हमारा वेरिएबल नाम हो गया। अब इन्हें हमें नीचे प्रिंट करवाना है, यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे हम द वैल्यू इज परसेंट डी, ठीक है, बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिखेंगे हम ई, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट एफ, द वैल्यू इज परसेंट एफ बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिखेंगे हम बी। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे हम द वैल्यू इज परसेंट सी, और यहाँ पे लिखेंगे हम बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिखेंगे हम सी, ठीक है, सेमीकोलन। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, इसे मैंने करा यहाँ पे क्लियर, और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इंटीजर के लिए हमने परसेंट डी लगाया, फ्लोट के लिए हमने परसेंट एफ लगाया, और कैरेक्टर के लिए हमने यहाँ पे परसेंट सी लगाया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसे रन करेंगे, ये थोड़ा सा मैं ये लगाना भूल गया,
ठीक है, एरर देगा ये। अगर आप गलती करोगे तो ये एरर देगा। अब यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा हमारे तीनों वैल्यू को, इंट की वैल्यू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, द वैल्यू इज 2। ठीक है, इंटीजर को यहाँ पे प्रिंट करा, द वैल्यू इज 3.1000, यानी कि ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। और ये हमारा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम केयर लिखेंगे और यहाँ पे हम कैरेक्टर को प्रिंट करवाएंगे और इसने लिख दिया द वैल्यू इज ए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे डी का यूज़ करेंगे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, एफ का यूज़ करेंगे पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, और सी का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम कैरेक्टर को लिखवाने के लिए। और यहाँ पे लिख के देगा हमें। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक एरर दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी की जगह, यहाँ पे मैं अगर परसेंट डी की जगह यहाँ पे एफ अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या हुआ। तो परसेंट एफ यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हमें 0.0000 द वैल्यू इज 0 ये देगा। और अगर इसकी जगह हम यहाँ पे परसेंट डी यूज़ करेंगे तो हमें ये देगा -10737 यानी कि एरर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नहीं कर सकते। फ्लोट के साथ हम एफ यूज़ करेंगे एंड इसके साथ हम परसेंट डी यूज़ करेंगे। इसको करते हैं क्लियर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इनको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि हम परसेंट एफ का यूज़ कैसे करते हैं, कैरेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ कैसे करते हैं, फ्लोट का यूज़ कैसे करते हैं। वैसे स्ट्रिंग का मैंने बताया नहीं है, तो ये भी चीज़ आप समझ चुके होंगे। अगर हमें कोई स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो हम परसेंट एस का यूज़ करेंगे और हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये एक मैं बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो हम बैक स्लैश एन हम ये लगा रहे हैं, तो ये क्या है। और अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा सही तरीके से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। बैक स्लैश एन ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा लेकिन अभी तक, इसका मतलब मैं आपको सिंपल बता देना चाहता हूँ। नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट्स में भी मैंने यहाँ पे लिखा था आपको समझाने के लिए। ये देखिए, बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आउटपुट 444 विदाउट बैक स्लैश एन एंड आउटपुट 444 यूज बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन। बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। जैसे अगर हम यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं लगाएंगे और अभी मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं तो ये हमें आउटपुट देगा एक ही लाइन में। एक ही लाइन में ये हमें आउटपुट देगा, सबका एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा ये। द वैल्यू इज 2, द वैल्यू इज 3.100000, द वैल्यू इज ए। तो इस तरीके का ये हमें प्रिंट करके देगा, तो ये हमें थोड़ा सा क्या अच्छा नहीं लगता। और जब उसने हमें दिया है कि भाई इसका यूज़ आप इसलिए करते हैं तो हमें यूज़ तो करना चाहिए ना, है ना। और क्लियर भी दिखता है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं और इस तरीके से हमें यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज़ करना भी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं तो ये हमें नेक्स्ट लाइन में
देता है, एक लाइन को एक लाइन में, एक लाइन को एक लाइन में। तो ये कितना अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ये ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे मैं आपको। यहाँ पे ये मैंने लिखा है कमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम। ये कमेंट्स क्या होते हैं? एडिशन ऑफ टू नंबर, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टी लाइन कमेंट्स, वन लाइनर कमेंट्स। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो कमेंट्स होते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग में, ये हमारे टू टाइप के कमेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, एक को बोलते हैं हम वन लाइनर कमेंट्स, ठीक है। तो इनका यूज़ मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। इनका यूज़ बताऊँ मैं आपको यहाँ पे VS कोड पर चलकर। तो इनका यूज़ ये होता है कि अगर आप चाहते हैं, आपने ये लिख लिया कोड, आपने ये कोड लिख लिया प्रिंट वाला है, ठीक है। आपने ये प्रिंट वाला कोड लिख लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है सिर्फ ए, सिर्फ मुझे ए प्रिंट करवाना है। इन दोनों को मैं प्रिंट अभी नहीं करवाना चाहता, हाँ, लेकिन ये लिखा रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ करने के लिए हमें स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डबल स्लैश लगाएंगे और ये लाइन होगी हमारी कमेंट्स, ये लाइन हमारी हो जाएगी कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स का मतलब होता है, और कंपाइलर समझता है कमेंट्स का मतलब होता है कि इस लाइन को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, यानी कि इस लाइन को करना है हमें इग्नोर, इस लाइन को हमें इग्नोर करना है, इस लाइन को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना। और कंपाइलर इस लाइन को छोड़ देगा और सीधा रिटर्न पे पहुंचेगा। बिना बिना मैं बता दूं आपको कि बिना कमेंट्स वाली लाइन ये एग्जीक्यूट करेगा। कमेंट्स तो हमने इग्नोर करवाने के लिए लगाया है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को ये छोड़ देगा, और इस वाली लाइन को यहाँ तक पढ़ने के बाद सीधा पहुँचेगा रिटर्न ज़ीरो पर, और सिर्फ यही प्रिंट करेगा, इन दोनों को छोड़ देगा। ये है हमारी सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। ये देखिए, द वैल्यू इज़ टू, ठीक है। इस वाली लाइन को इसने छोड़ दिया, द वैल्यू इज़ टू। तो सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं, ठीक है। अब और भी समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे अगर आपको, आपने यहाँ पे करवाया, मैं आपको बताता हूँ, ए ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। और यहाँ पे करवाएंगे हम ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे अगर करवाएंगे, और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। इसको हमने रन करा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसने हमें एरर दिया होगा, बिल्कुल एरर दिया होगा, क्योंकि ए प्लस बी, ए और बी का हम प्लस करवा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं परसेंट डी। तो ये हमें एरर देगा, बिल्कुल एरर देगा, क्योंकि हाँ, ये चीज़ समझना बिल्कुल ज़रूरी है, और ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला भी था। बस ये चीज़ अब थोड़े से आगे आ चुकी है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसको जैसे हमने रन करा और इसने हमें एरर दिया, ये दूसरी वाली लाइन तो इसने हमें सही दी, ठीक है। दूसरी वाली जो हमने इससे, ये इसका, इसमें ए को हमने बी में मल्टीप्लाई करवाया था, इसने ये तो ठीक किया। ये 3 into 6.2000, ये तो इसने ठीक दिया। पर ए प्लस बी इसने क्यों नहीं किया? ए प्लस बी इसने इसलिए नहीं किया, मैं बता दूं आपको कि ए तो ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन बी हमारी फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। वी हमारी फ्लोट वैल्यू है, और जब भी हम किसी इंटीजर का फ्लोट में करवाते हैं, या तो हम प्लस करवाएंगे, कुछ भी माइनस करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो हमें फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा,
ठीक है, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि इसको कमेंट आउट नहीं करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे हम एफ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं ए एंड माइनस बी, ठीक है। और ये ठीक है, जैसे आप इंटीजर और फ्लोट का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड अगर करवाते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा परसेंट एफ, ठीक है। ये हमारे नोट्स में है और ये चीज़ हम नोट्स में समझेंगे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला था, लेकिन मैंने पहले आपको बताया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इंट का इंट में करवाएंगे, इंट का फ्लोट में करवाएंगे, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जब हम बीएस कोड पर करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, हमने यहाँ पे एफ किया, एफ किया, एफ किया, परसेंट एफ किया, जबकि आप बोलोगे इंटीजर एक टू इंटीजर है और यहाँ पे हम परसेंट डी का यूज़ करेंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पे हम भी यानी कि फ्लोट वैल्यू भी इसके साथ करवा रहे हैं, प्लस माइनस जो भी, तो इसके लिए हम परसेंट एफ का यूज़ करेंगे और इसको हम समझेंगे नोट्स पर। तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है कि जब आप इंटीजर एंड इंटीजर का प्लस माइनस करवाएंगे तो आपको परसेंट डी का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको रिटर्न में मिलेगा इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर का इंटीजर से करवाएंगे तो आप इंटीजर आपको रिटर्न मिलेगा और आप परसेंट डी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब आप इंटीजर और फ्लोट का प्लस माइनस करवाएंगे तो आपको परसेंट एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर मिलने वाला है फ्लोट में, और फ्लोट का फ्लोट में करेंगे तो आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा, और करेक्टर के लिए आपको सी भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस आप यहाँ पे थोड़ी सी समझिए कि इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर लूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, तो अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखो 5.1000, यानी कि a प्लस बी 5.1, और 000 यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू में हमें आउटपुट मिला है, तो यहाँ पे हम परसेंट एफ का यूज़ करेंगे, परसेंट डी का करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, फ्लोट है। और मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इंटीजर का हमने फ्लोट के साथ किया है तो फ्लोट में हमें रिटर्न मिला, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम परसेंट एफ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमने इसको 3 और 266.2000, तो यहाँ भी हम इंटीजर का फ्लोट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे परसेंट एफ का, और द वैल्यू इज़ -1.1000, यहाँ भी हम 2 में से 3.1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके का यहाँ पे आंसर मिलेगा, और यहाँ पे हम परसेंट एफ का यूज़ करेंगे, और यहाँ भी हम इसका डिवाइड करवा रहे हैं, तो ए का बी में यानी कि इंटीजर का फ्लोट में करवा रहे हैं, तो यहाँ भी हमें परसेंट एफ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी का, ठीक है। अगर इंटीजर का इंटीजर के साथ करोगे तो आपको परसेंट डी यूज़ करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल आपको आंसर देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ एक इंट एंड बी इज इक्वल टू 4 बना देता हूँ, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसको करूँगा कमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कमेंट का, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं परसेंट डी। अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है।
अब मैं इसको रन करूँगा तो द वैल्यू इज़ 6, ठीक है, द वैल्यू इज़ 6, 4 + 2, 4 + 2 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे और परसेंट डी का यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम परसेंट एफ का करेंगे, मैं आपको यहाँ पे गलत करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम परसेंट एफ का यूज़ करेंगे तो ये हमें 0 देगा, 0, सब 0, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे गलत यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम परसेंट डी, परसेंट सी, परसेंट एफ का यूज़ करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि कहाँ पे हम इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर में डी, एफ सी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रोग्राम पर, ठीक है। और मैं बताने वाला था आपको एक ये वन लाइनर कमेंट तो मैंने आपको बता दिया था। सेकंड में बताने वाला था आपको मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं हम अगर ये हमने लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे सिर्फ प्लस करवाना है, ठीक है, हमें यहाँ पे करवाना है प्लस, ये प्लस करवाना है हमें, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ ये लिख ही रहे हैं यहीं पे, मुझे हटाना ना पड़े, और मैं इनको सिर्फ प्लस करवाना चाहता हूँ, बाकी चीज़ मुझे प्रिंट नहीं करवाना। तो मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे करूँगा मैं, यहाँ से ऐसे करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये, ठीक है, स्लेश स्टार और स्टार स्लेश का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये कर देगा उसे कमेंट आउट, ठीक है। यानी कि मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम की लाइनों को कमेंट करने के लिए, या कि अगर हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम है और ये अगर हमें यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस भी देना है तो हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा कमेंट माना जाएगा। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आपको अगर आपको समझाना है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू आपका कितना होगा 5.1। तो आप ऐसे पहले आंसर लिख दो और आप समझा दो कि ये होगा, और आप यहाँ पे ऐसे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और इसे अगर आप यहाँ पे हटा भी दोगे तो ये रहेगा कमेंट। यानी कि इतना तो आप समझ चुके हैं कि मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ हम करते हैं बहुत सारी लाइनों को कमेंट करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं। ये देखो, ये हमारा कमेंट रहा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको इसका क्वेश्चन लिखना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है कि मुझे यहाँ पे लिखना है और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने किया क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 नंबर का आपने यहाँ पे प्लस किया, माइनस किया, है ना, डिवीज़न किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसका यूज़ करोगे, है ना। अब आप समझ चुके हो कि किस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम नोट्स पर। एक बार के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट डॉट सी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर, फिर लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट डॉट EXE। तो ये जो हमारा फर्स्ट डॉट सी के नाम से हमने ये फाइल बनाई है, हमने यहाँ पे लिखा हेलो डॉट सी, ठीक है, ये वही है, फर्स्ट डॉट सी लिख दो या हेलो डॉट सी लिख दो। यहाँ पे लिखा मैंने हेलो डॉट सी के नाम से, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। और
जो एक ये फाइल बन चुकी है, ये फाइल गई कहाँ पे है, हमारी फोल्डर में। हमारे फोल्डर में यहाँ पे फाइल गई है और यहाँ पे आके सेव हो गई ये फाइल हेलो। ठीक है, ये हमारी है एक फाइल है, सिर्फ फाइल ऐसी है जिसमें हमने सिर्फ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं तो ये हमें देता है EXE फाइल। ठीक है, ये रन करने के बाद बनाता है EXE फाइल और उस फाइल को कर देता है यहाँ पे सेव। क्या करता है, कंपाइलर, है ना। यानी कि फर्स्ट डॉट सी के नाम से हमने वहाँ पे फाइल बनाई, उसको रन किया तो कंपाइलर उसे रन करेगा, उसे देखेगा और प्रोग्राम हमारा सही है तो हमें आउटपुट देगा और उस फाइल की बनाएगा ये फर्स्ट डॉट EXE। ये यहाँ पे सी लिखा है, ये ई है, तो फर्स्ट डॉट EXE के नाम से फाइल बनाएगा और उसे फिर सेव कर देगा हमारे फोल्डर में, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे दोस्त को, हमारे भाई को, किसी को भी हम इस फाइल फाइल को सेंड करेंगे और वो ये रन करेगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम जो हम लिखते हैं फिर वो कंपाइल होता है और हमारी कैसे फाइल बनती है ये वो लिखा हुआ है। पहले हम यहाँ कोड लिखेंगे, कंपाइलर रन करेगा, हमारी फाइल को EXE में बदलेगा और उसे हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमने जो ये मैंने लिखा था यहाँ पे हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन और इंट ए इक्वल टू फ्लोट बी इक्वल टू 0.2 कैर सी इक्वल टू ए, इसे हमने प्रिंट भी करवाया। ठीक है, इसे हमने प्रिंट भी करवाया और उसका हमने सम ऑफ ए एंड बी, उसका हमने सम भी किया, ए प्लस बी भी किया हमने। ठीक है, फ्लोट वाली वैल्यू भी हमने की। ठीक है, ए प्लस बी किया, फ्लोट वाली वैल्यू भी की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम लिखा और हमने प्लस माइनस भी करवाया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर कोई चीज़ रह रही है तो वो हैं अभी हमारे दो, ये हमारे क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने लिखे थे कि एडिशन ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबरों को ऐड करने वाला जो हमने प्रोग्राम अभी बनाया है, ये हमने प्रोग्राम बनाया, हमने ऐड किया और हुए हमारे ऐड। ठीक है, हमने देखा भी और इसकी हमने फाइल भी बना ली थी और हमारी फाइल भी बन गई थी, है ना। ये है, ठीक है। इसके बाद एक बार हम चलते हैं स्टार्टिंग पर और फिर से समझते हैं थोड़ा सा। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके टॉप रीज़न आपने देखे कि C++, सी शार्प, जावा, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है और सी प्रोग्रामिंग हमारा बेस अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यूनिक्स लिनक्स विंडो सी में लिखे हुए हैं, एम्बेडेड सिस्टम हमारा सी में लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स आपने देखे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स आपने देखे क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वेरिएबल्स का नाम आप कैसे बना सकते हैं, आप क्या क्या नहीं लिख सकते, है ना। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके अलावा आप अदर कुछ यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आपके 32 होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल्स हमारे नाम होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और वैल्यू हमारी जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी हमें करवाना है वो हमारी वैल्यू होती है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम इंट मेन क्या होता है, हमारा प्रिंटफ क्या होता है, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम कि कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या होता है। और ये मैंने यहाँ पे 4 लिख के रखे थे जो हमारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी के लिए। तो इंटीजर में हम %d और कैरेक्टर में हम %c, स्ट्रिंग में हम %s का यूज़ करेंगे, फ्लोट में हम %f का यूज़ करेंगे। इंट के साथ इंट हम करेंगे तो हमें इंट वैल्यू मिलेगी जिसके साथ हम d का यूज़ करेंगे। इंट के साथ अगर हम फ्लोट का इंटू प्लस माइनस करेंगे तो हमें फ्लोट में f का यूज़ करना पड़ेगा और फ्लोट में फ्लोट का करेंगे तो %f का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट वैल्यू में हमें रिटर्न मिलेगा। हाँ, ठीक है, ये चीज़ देखी है आपने। इसके बाद आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी देखा, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था वहाँ पे, है ना। इसके बाद हमने 2 नंबर का एडिशन भी करवाया वहाँ पे, ठीक है, और डिवीज़न भी करवाया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।
ठीक है। एक रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे चलते हैं बीएस कोड पर। जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है वो ये है, ये एक प्रैक्टिस है। और अभी आप भी, मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इसके बाद और भी अच्छे हो जाओगे, आपको समझ में भी आएगा कि अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं। और इसे मैं थोड़े और अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे इंट है, इंट लेंथ हम इंट में लिखने वाले हैं, इंटीजर वैल्यू में लिखने वाले हैं। इंटीजर वैल्यू यानी कि हमारी सिंपल वैल्यू होती है। हम लेंथ दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, 3 देंगे, 5 देंगे। इसके बाद हम उसको ब्रेथ देंगे 2, 3, 4, जो भी हम देंगे, ठीक है। इंटीजर वैल्यू में हम इसको देंगे, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवाएंगे, यानी कि हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और स्कैनफ का मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने बोला था कि स्कैनफ का जब हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्कैनफ का क्या यूज़ होता है। और यहाँ पे मैंने ये लिखा था, इनपुट द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम से हम इनपुट लेते हैं तब हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं हमारे इस वाले प्रोग्राम में। यहाँ पे हम अब स्कैनफ का यूज़ करने वाले हैं। और कैसे हम इस वाले प्रोग्राम से हमारे एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। और यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम बी एस कोड पर और यहाँ पे एक हमारी नई फाइल बनाएंगे हम। यहाँ पे बना लेते हैं हम प्रैक्टिस के नाम से, प्रैक्टिस डॉट सी के नाम से हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे नई, ठीक है। ये वाली फाइल हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी सेव हो चुकी है, ये हमारी दूसरी फाइल है। इस फाइल में बनाएंगे हम प्रैक्टिस। इसको कर देते हैं हम क्लियर, टर्मिनल को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच। और यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे हम एक इंटीजर, ठीक है। इस इंटीजर में हम एक इंटीजर बनाया हमने, इस इंटीजर में हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ। और इसके बाद दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रेथ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रेथ, यहाँ पे लिखा हमने ब्रेथ, ये हमने इंटीजर लिखे। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे प्रिंट एफ। और इसके अंदर लिखेंगे हम व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ what is the length of the rectangle, 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 ठीक है। बैक स्लैश एन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद मैं और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि लिखना मुझे वही है। और यहाँ पे लिखूँगा मैं व्हाट इज़ द ब्रेथ व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं एक स्कैन एफ लिखूँगा यहाँ पे, और इसके अंदर लिखूँगा मैं %d। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है, इंटीजर हमारी वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू में हम देने वाले हैं, ठीक है, वैल्यू। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे %d का, है ना, %d का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम एंड, और यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने लेंथ। ठीक, इसके बाद एक स्कैन एफ हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ भी हम यूज़ करेंगे %d का, और यहाँ पे हम लिखेंगे %, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेथ ब्रेथ। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये स्कैनफ है। %d हमने यहाँ पे लगाया है क्योंकि हम लेंथ और ब्रेथ हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में देने वाले हैं। बस अब ये आप देखिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पे हम एक और प्रिंट एफ लगाएंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे हम द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल इज %d, और यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम इनटू, और यहाँ पे करेंगे हम ब्रेथ ब्रेथ। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट फॉर्मेट। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रोग्राम। इस तरीके से हम लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया इंट मेन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसको करेंगे रन, ठीक है,
इसको हम रन करेंगे। इसको हमने किया रन, और इसने हमसे बोला यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसने बोला हमसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और करेंगे एंटर। फिर हमसे ये बोलेगा व्हाट इज द ब्रेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और हम इसको देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे एंटर। तो ये हमें बोलेगा द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल इज 8। ठीक है, इस तरीके से हम एक कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, और इसको हम जैसे फिर से इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, और ये हमसे देखो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम कुछ भी एंटर करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे 12, एंटर करेंगे। फिर हम जाके यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और ये हमसे बोलेगा द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल इज 16। और आप यहाँ पे, और ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल का एरिया का यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की मदद से। तो ये आप समझ चुके हैं स्कैनएफ का यूज़ हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, स्कैनएफ भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके का प्रोग्राम बनाने के लिए आप स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ चुका है, क्योंकि पहली वीडियो में जो हमने यहाँ पे देखा, पहली वीडियो में, और हाँ ये मैं बता दूं आपको, नहीं आप बोलोगे कि यार वहाँ पे तो लिखा था आपने 3 6। तो ये देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ एक बार, और हम ये भी कर ही देख ये भी हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। यहाँ पे इसने बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसने बोला यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे बोलूँगा 3, एंटर। बोलेगा व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 6, और हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये बोलेगा द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल इज 18। तो इस तरीके से हम 3 6 18, इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। एक रेक्टेंगल का प्रोग्राम आपने बनाया, आपने प्लस किया, माइनस किया, आपने डिवाइड किया, तो आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। ठीक है, हमने चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से की थी। ठीक है, हमने की थी चीज़ें स्टार्टिंग से। हमने सबसे पहले प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हमने सबसे पहले यहाँ प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद हमने यहाँ पे ए प्लस बी, ए और इंटू बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाय बी किया, और हमें इसका आउटपुट मिला। ठीक है, हमें इसका आउटपुट भी मिला था, और इसको हम एक बार और कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि पहली वीडियो में जो भी है हम वही सारा यूज़ करने वाले हैं पूरी सी प्रोग्रामिंग में। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं कि कैसे हम परसेंट सी का यूज़ करते हैं, कहाँ हम परसेंट डी का यूज़ करते हैं, कहाँ हम परसेंट एफ का यूज़ करते हैं, फ्लोट का फ्लोट में अगर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। क्या प्रिंट करवाने के लिए हमें, अगर हमें कोई इंटीजर प्रिंट करवाना है तो हम परसेंट डी का यूज़ करेंगे, फ्लोट पर अगर करवाना है हमें प्रिंट तो हम परसेंट एफ का यूज़ करेंगे। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम कुछ, फिर तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, कीवर्ड्स आपके 32 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, और कांस्टेंट होते हैं, आपको पता है, इन्हें हम बदल नहीं सकते, ये भी आपको पता चल चुका है। वेरिएबल्स का नाम आप चेंज कर सकते हैं, ए बी सी डी आप रख सकते हैं, आपको पता है। बस आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए,
फर्स्ट कैरेक्टर आपको अल्फ़ाबेट्स लिखना है या फिर अंडरस्कोर लिखना है। इसके अलावा आप और कोई यूज़ ना करें, और नो कॉमास यानी कोई आप कॉमा वगैरह ना लगाएं। ठीक है, इंटीजर में आप सिंपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो। ठीक है, रियल में आप पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करेंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है, और कैरेक्टर में आप कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट आपके टू टाइप के होते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको। प्राइमरी कांस्टेंट तो आपके ये हो चुके हैं इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। एंड सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं आपके पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिजिट्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी और आपने देखा सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसके हिसाब से हमने देखे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स हमारे क्या होते हैं, इनसे मिलकर हमारे कॉन्स्टेंट्स बने होते हैं। ठीक है, नंबर, अल्फ़ाबेट से मिलकर ही तो हमारे एट द रेट, ये सारे इनसे मिलकर ही तो हमारे कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स, वेरिएबल्स बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। हमने बोला भाई हमें ये प्रिंट कर दो, तो हमने यहाँ पे इन सब से मिलके हमारा जो हमारे ये बने इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उनको इसने फॉलो किया और हमें प्रोग्राम बना के दिया। इनसे मिलके हमारा ये प्रोग्राम बना, हमने यहाँ पर रन किया और हमें आउटपुट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोग्राम भी यहाँ पे किया। और फिर इसके बाद हमारा लगभग ये हो चुका है, हमने सारी चीज़ें देख ली पहली चैप्टर फर्स्ट की। और चैप्टर फर्स्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो आपको आगे की वीडियो भी और अच्छे से समझ में आएंगी, और आगे हम पढ़ने वाले हैं और चैप्टर सेकंड। और इस वाली वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है तो ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार और समझने की कोशिश कीजिए और फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इतनी टफ नहीं है यार सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस थोड़ा सा बेसिक है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी चीज़ें लेट समझ में आती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब हम चीज़ों को नई नई देखते हैं पहली बार। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत कुछ आ चुका है पहली वीडियो में। और आप अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमें सी प्रोग्रामिंग नहीं आती या सी के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, आप प्रिंट एफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, और आप कमेंट्स कितनी होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आप ये भी जानते हैं। बैकस्लैश एन का यूज़ हम नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं, ये भी जानते हो आप। तो ये सारी चीज़ें, प्रोग्राम कैसे हम रन करते हैं, कैसे हम आउटपुट लेते हैं, कैसे हम प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और हमने ये प्रैक्टिस भी की, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल का एरिया भी निकाला। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये लेंथ हमें अगर यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं मैं आपको। ठीक है, चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू अगर आपको जैसे पॉइंट वाली देनी है, तो पॉइंट वाली अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू देनी है तो आप परसेंट एफ का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंट एफ का यूज़ कर सकते हैं, परसेंट एफ। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे एक आप फ्लोट बना दो। ठीक है, यहाँ के बाद आप यहाँ भी परसेंट एफ कर दो। ठीक है, और अब यहाँ पे हम करेंगे रन, और ये बोलेगा हमसे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू देंगे 2.1, एंटर 3.2, एंटर करेंगे तो ये हमें यहाँ पे देगा 6.707200। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लड वाला भी निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, और हम चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर टू। और चैप्टर टू है हमारा इंस्ट्रक्शंस। सी के इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, जिसमें हमारे थ्री टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस,
इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स। तो ये सारी हम चीज़ें हमारी सेकंड चैप्टर में देखेंगे। चलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।